साथियों, अमेरिका इस समय इलेक्शन के दौर से गुजर रहा है। आपको पता है कि चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, चुनाव प्रचार बिल्कुल चल रहा है। 4 साल में होने वाला चुनाव, जो कि एक बार अगर चुन लिया जाए तो पूरी 4 साल के लिए अपने देश में राष्ट्रपति देखता है। इस समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में ट्रंप वर्सेस बाइडेन ना होकर के बाइडेन के स्थान पर कमला हैं। इनके बारे में हमने आपको महीने भर पहले भी जुलाई के मध्य में सूचना दी थी और बताया था कि बाइडेन पीछे हट गए हैं और कमला का नाम आगे कर दिया है, कमला हैरिस का नाम। तो ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस इस समय इलेक्शंस में है। अब ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस में जो कंपटीशन है वो बिल्कुल भारत की तरह आगे बढ़ रहा है। कैसे? आपको याद होगा कि पिछली बार, यानी कि अभी जब हमारे इलेक्शंस हुए लोकसभा के लिए, तो लोकसभा के इलेक्शंस में प्रधानमंत्री को लेकर के एक थॉट चलाई गई थी, एक थ्योरी चलाई गई थी डिक्टेटरशिप की, कि अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो तानाशाही आ जाएगी। अमेरिका के अंदर बढ़िया से तानाशाही शब्द बिक रहा है कि अगर ये आए ट्रंप तो तानाशाही ले आएंगे, नंबर 1। नंबर दूसरा, जैसे भारत के इलेक्शंस में पोलराइजेशन का प्रयास होता है, पार्टियां जानी जाती हैं कि भैया मुस्लिम वोट बैंक फलानी पार्टी का है, उस वोट बैंक को या तो एक पार्टी अपने साथ इकट्ठा करने का प्रयास कर रही होती है, तो दूसरा पार्टी उसको पोलराइज करने का प्रयास कर रही होती है कि उसके नाम पर बाकी लोगों को एक कर लो, या रिवर्स कि उसके वोट एक साथ ले लो। हमारे देश में मुस्लिम्स वोट का जो वोट बैंक करण हो चुका है, और उस वोट बैंकीकरण में जो तुष्टीकरण चल रहा है वो तो सर्वविदित है, दुनिया भी जानती है। लेकिन भारत से कोई इतना इंस्पायर्ड हो जाएगा, यानी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी से, सो कॉल्ड सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश अगर प्रभावित हो जाएगा तो खबर तो बड़ी बनेगी ही। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? हाल ही में ट्रंप का एक ट्वीट अमेरिका में बहुत ज्यादा बवाल कर रहा है, और वो क्या है आइए मैं आपको बताता हूं। आप यहां पर ट्रंप के ट्वीट्स के अंदर कुछ तस्वीरें देखें। पहली तस्वीर इशारा कर रही है कि नो वन इज सेफ विद कमलाज ओपन बॉर्डर। ट्रंप कह रहे हैं कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। 1 सितंबर का ट्वीट है। इसमें सीधा सा उद्देश्य है कि कोई महिला है, उसके पीछे एक पुरुष है जो चाकू लेके घूम रहा है। कमला हैरिस अगर आती हैं तो कोई भी सुरक्षित नहीं बचेगा, क्योंकि कमला बॉर्डर्स को ओपन रखना चाहती हैं। यह एक केवल सिंगल सा पॉइंट था, चलो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा देखते हैं। कमला का कहना है कि वो फ्री हेल्थ केयर देंगी इल्लीगल लोगों को, यानी कि जो अवैध प्रवासी आकर के अमेरिका में बस रहे हैं उनको फ्री, इल्लीगल लोगों को फ्री हेल्थ केयर देंगी। तो आप जरा इधर देखें, एक हॉस्पिटल के अंदर जाते हुए लोगों की लाइन लग रही है। आप देख लीजिए, दे आर कमिंग टू कलेक्ट, इसलिए ट्रंप को वोट दें। ये दूसरा ट्रंप का हो गया। चलो यहां तक तो 2 लाइनों में मुसलमान जैसी कोई बात है ही नहीं, ये तो अवैध प्रवासियों की बात हो रही है। चलो जी, यहां तक भी ठीक है। अब तीसरा ट्वीट अगर आप देखें तो आपको सारा माजरा क्लियर हो जाएगा। तीसरा ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप का 1 सितंबर का है, और यह है मीट योर न्यू नेबर्स, अपने नए पड़ोसियों से मिलें। पहनावा स्पष्ट कर रहा है कि पड़ोसी मुसलमान हैं। कर क्या रहे हैं? वो अमेरिका का झंडा जला रहे हैं। बोले ये आपके नए पड़ोसी होंगे यदि कमला जीतती हैं। इससे ज्यादा स्पष्ट, इससे ज्यादा सटीक तरीके से किसी एक कम्युनिटी को संभवतः इतने पुराने लोकतंत्र में आप होता हुआ पहली बार देख रहे हो। लेकिन यह वास्तविकता में पहली बार तो नहीं है। लेकिन हां, सोशल मीडिया के दौर में एकदम इस तरह से लिख देना यह साफ करता है कि ट्रंप किस तरह से मुसलमानों को अमेरिका में देखते हैं, और यह भी स्पष्ट करता है कि कमला हैरिस इल्लीगल माइग्रेंट्स की समर्थक प्लस मुसलमानों की समर्थक हैं। इस बात को ट्रंप सबको बता रहे हैं। अब ऐसा कैसे स्पष्ट हुआ कि ये सबको बता रहे हैं? चुनावों में कितना ज्यादा मुस्लिम वोट मैटर करता है? क्या ये पोलराइजेशन चुनावों के लिए जरूरी है क्या? सारी बातें विस्तार से जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में मुसलमानों के अवैध रूप से आने के विरोधी कहे जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिक पार्टी से आते हैं, बाइडेन और कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी से आती हैं। डेमोक्रेटों को मुसलमानों का समर्थक माना जाता है। यह माना जाता है कि अमेरिका में जो बड़ी तरह से जो अवैध प्रवासी घुस रहे हैं उन्हें
केवल और केवल डेमोक्रेट्स ने ही आने दिया है, रिपब्लिकन्स तो उस पर सख्ती बरतते ही हैं। प्यू रिसर्च का दावा है कि यूएस के अंदर 2017 का है ये, कि यूएस मुस्लिम कंसर्न्ड अबाउट देयर प्लेस इन सोसाइटी बट कंटिन्यू टू बिलीव इन द अमेरिकन ड्रीम। मतलब अमेरिकन्स के साथ रहते हुए मुसलमान भविष्य को लेकर चिंतित भी हैं, लेकिन सपना तो है ही अमेरिका का। ऐसे में यूएस के लिए ये जो 2017 वाला स्टैंड है ये क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ट्रंप का ये बयान जो अब आया है ये पहले किस तरह से था और किस तरह से पहले इसने असर डाला था, अब वो देखते हैं। वर्ष 2015 की बात है। क्या यूएस में मुस्लिमों पर बैन लग जाएगा, ऐसी सुर्खी भारत में चलने लगी थी। क्यों चलने लगी थी? 2015 में ठीक इसी प्रकार से जब चुनाव होने वाले थे, असल में 2016 के चुनावों में ट्रंप जीत कर आए, तो 2015 में ही ट्रंप ने माहौल बनाना शुरू कर दिया था और ट्रंप ने कहा था कि वो अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो वो अमेरिका में प्रॉपर तरीके से मुसलमानों की एंट्री बंद कर देंगे, टोटल एंड कंप्लीट शटडाउन ऑफ मुस्लिम्स इन अमेरिका। ये ट्रंप ने 2015 के दिसंबर में बयान दे दिया था। ट्रंप ने कहा था कि अगर मैं आता हूं तो मैं इस देश में किसी भी मुसलमान को एंट्री नहीं करने दूंगा, ऐसा उन्होंने अपनी एक रैली के अंदर 2015 के अंदर कहा। तो क्या परिणाम निकला? 2016 के इलेक्शन हुए, ट्रंप विजयी हुए। ट्रंप के खिलाफ खड़ी थी हिलेरी क्लिंटन जो हार गई। ट्रंप विजेता बने 8 नवंबर 2016 को हुए इलेक्शंस में। इलेक्शंस के बाद पार्टी के अंदर पद तक पहुंचते पहुंचते जनवरी का काम आ जाता, जनवरी आ जाता है। 2017 की जनवरी आ गई। ट्रंप ने अपने शुरुआती जो आदेश दिए उसमें पहला बड़ा आदेश था कि 7 कंट्री सीधी सीधी ऐसी लिख दी, टैग कर दी जहां से लोग अमेरिका नहीं आ सकते। 7 देशों का नाम मार्क कर दिया और ये 7 देश मुस्लिम राष्ट्र थे कि भाई यहां से इस देश में कोई नहीं आएगा। इन 7 देशों के पीछे जो सबसे बड़ा कारण बताया गया वो था कि अमेरिकी मुसलमानों से डरते हैं, क्योंकि मतलब उल्टा इसमें कहा गया कि मुस्लिम अमेरिकियों से नफरत करते हैं क्योंकि अमेरिकियों में यह डर है कि 9/11 का जो हमला था वो मुसलमानों ने किया था और मुस्लिम आतंकी होते हैं और ऐसे में इनका इस देश में कोई स्थान नहीं है। बाय द वे, वर्ष 2001 की घटना जिसके बाद अमेरिका पूरी तरह से जहां तक भी आतंकवाद को देखता उसे मारने पहुंचता, उसमें 9/11 के अंदर अमेरिका में हुए ओसामा बिन लादेन के अलकायदा के हमले और उन हमलों की प्रतिक्रिया स्वरूप जॉर्ज डब्ल्यू बुश का अफगानिस्तान पर हमला, यह ट्रंप की ही पार्टी के समय में था। यानी कि उस समय भी रिपब्लिकन्स का ही शासन था जब अमेरिका पर हमला हुआ और रिपब्लिकन्स ने ही अफगानिस्तान पर अलकायदा के खात्मे के लिए हमला किया था। यानी अफगानिस्तान पर जो पूरी तरह से गोला बारूद बिछाया गया था वो इन्हीं की पार्टी का फैसला था। ठीक है, वर्तमान में भी ये मानते हैं कि इस्लाम ही आतंक है और ये आतंक अमेरिका के लिए चुनौती है। हालांकि जो इस्लामिक कंट्री हैं वो इसे इस्लामोफोबिया कहते हैं कि इस्लाम से डरते हैं जो लोग, वो इस्लामोफोबिक हैं। यानी कि सभी मुसलमान आतंकी नहीं होते, ये उन देशों का कहना है या फिर कहिए कि अमेरिका में उन लोगों का कहना है जो मुसलमानों को आतंकी नहीं मानते और वो इसको इस्लामोफोबिक कहते हैं, जो लोग इस्लाम से डरते हैं। ऐसे में ट्रंप का सीधे ही इस तरह से बैन कर देना कथनी और करनी में समानता को दर्शाता है। ट्रंप इस बात को बढ़िया तरीके से प्रमोट करते हैं और कहते हैं कि मैं अपने आते ही अपनी तरफ से प्रॉपर तरीके से जो लोग यहां एंट्री किए थे उन्हें बाहर निकाल रहा हूं। 13769 करके ऑर्डर नंबर निकाला और कहा कि भाई अब से ऑर्डर है कि कोई देश के अंदर एंट्री नहीं करेगा। 7 देशों से सीधी एंट्री को बैन कर दिया गया। इनमें सबसे पहला देश था ईरान। आपके दिमाग में बड़ा सवाल बनेगा कि ईरान ही क्यों? ईरान इसलिए क्योंकि ईरान के बारे में एक बड़ा तर्क यह दिया गया कि सबसे ज्यादा अमेरिका में अगर कहीं के मुसलमान आकर रह रहे हैं तो वो ईरान है। तो ऐसे में ईरान, लीबिया, सोमालिया, यमन, सीरिया, इराक और सूडान, यहां से कोई व्यक्ति कैसे भी अमेरिका नहीं आएगा। अगर अवैध तरीके से भी आ गया है तो भी उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। यह पाबंदी इन्होंने कई चरणों के अंदर लागू कर दी। कुछ महीने बाद ट्रंप ने फिर एक और ऑर्डर निकाला जिसमें कुछ बदलाव किए गए और इराक को लिस्ट से हटा दिया। फिर तीसरी लिस्ट
जारी हुई। इसको 3.0 भी कहा गया। इसके अंदर कुछ और देशों को शामिल किया गया, जैसे वेनेजुएला, चाड, नॉर्थ कोरिया। ये मुस्लिम बहुल देश तो नहीं थे, लेकिन अमेरिका की इनसे बनती नहीं थी। सूडान इस फाइनल लिस्ट से हटा दिया गया। कहने का मतलब यह रहा कि ट्रंप ने अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से कई देशों पर बैन चिपका दिए थे, और बार बार सबसे जब कोई पूछता तो कहते थे कि मुझे लगता है कि वो लोग हमसे नफरत करते हैं, इसलिए मैं उन्हें अपने देश में नहीं आने देता। और ऐसा करते हुए इन्होंने काफी सारे देशों पर बैन लगाते रहे, इनके खिलाफ खूब प्रदर्शन होते रहे, लेकिन ये नहीं माने। अमेरिका में लोग इनके खिलाफ प्रदर्शन करते रहे कि ये आप ऐसा करके रिलीजियस लिबर्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये गलत है और आपके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन करेंगे। ये वो लोग थे जो कि अमेरिका में ही रह रहे थे, पहले से या तो अवैध तरीके से रह रहे थे या फिर लेजिटिमेट तरीके से वहां के निवासी हो चुके थे। ऐसे में ट्रंप का यह बैन लगाना उनके वादे को पूरा करने जैसा था और संभवतया चुनावों में जिताने वाला भी था। इसका परिणाम क्या निकला? 2018 में मुस्लिम शरणार्थियों की संख्या में कमी देखी गई, जो कि पहले की तुलना में, और प्यू रिसर्च की बात माने तो 9/11 के बाद अगर सबसे कम मुस्लिम शरणार्थी अगर अमेरिका में कभी आए तो वो तब आए जब अमेरिका में ट्रंप ने इस तरह का बैन लगाया। फिर बाइडेन ने क्या किया? जब ट्रंप को यह समझ में आया कि भाई ये मुसलमान का विरोध मेरे लिए फायदे का है, तो बाइडेन ने इसको कैसे कैश किया? बाइडेन ने अपने चुनावों में कहा कि जैसे ही मैं राष्ट्रपति बनूंगा मैं इस तरह के सारे बैन हटा दूंगा। बाइडेन चुनाव जीतते हैं। बाइडेन चुनाव जीतते हैं और वो पहले ही दिन इस प्रकार के सारे बैन हटा देते हैं, पहले दिन हटा देते हैं कि कोई बैन नहीं है, कोई भी अगर आता है तो वेलकम है। इसका मतलब अमेरिका में मुसलमानों की जो एंट्री है वो वहां का एक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है। प्रवासियों को लेकर के वहां के लोग बटे हुए हैं। प्रवासियों में भी मुस्लिम प्रवासी जो अवैध रूप से आ रहे हैं उन्हें लेकर के बड़ा वो है। तो बाइडेन ने आते ही 21 जनवरी 2023 को जो पहला फैसला लिया उसमें मुस्लिम कंट्रीज का ट्रैवल बैन हटाया गया। अब आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि ट्रंप पहले आए थे तब उन्होंने पहले दिन कंट्रीज को बैन किया, बाइडेन आए तो बाइडेन ने पहले ही दिन लोगों के साथ एंट्री को लागू कर दिया कि चलिए भाई सब एंड कर देते हैं पुराने ऑर्डर्स और आप सबकी एंट्री फिलहाल होती है। ठीक है साहब। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप फिर से चुनाव की तैयारी में है। तो पिछले ही साल डोनाल्ड ट्रंप ने जस्ट उस समय 2016 को रिपीट करते हुए इस बार इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम बैन को रिवाइव करूंगा और जो व्हाइट हाउस ने मेरे फैसले को पलटा है मैं उनके फैसले को पलट दूंगा अगर राष्ट्रपति बना। तो इस बार फिर से ये चुनाव में है। पिछले साल कहा था, इस बार ये पूरी तरह से चुनाव में है। अब आपके दिमाग में बड़ा प्रश्न आएगा कि भाई इतना भी कितना मुसलमान रहता है अमेरिका में जिसे लेकर के इतना बयानबाजी चल रही है। तो देखिए अमेरिका में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 1% से थोड़ा सा ज्यादा, लगभग 1.3% ही मुसलमान रहता है। लेकिन मिशिगन, ओहियो, टेक्सास, वर्जीनिया और जॉर्जिया जैसे कई स्विंग राज्यों में, अब ये स्विंग राज्य क्या होते हैं ये भी बताएंगे। स्विंग राज्य का मतलब जैसे अपने देश में स्विंग वोटर्स कहा जाता है ना, जिनका पता नहीं है कि ये किसे वोट दे देंगे, डेमोक्रेट्स को दे देंगे कि रिपब्लिकन्स को दे देंगे, ये नहीं पता है। ऐसे ही इनके यहां भी कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्हें पिंक स्टेट भी कहा जाता है, जिनका अंत तक नहीं पता चलता कि ये ज्यादा वोट किसको देंगे, किस पार्टी को देंगे, तो इन्हें स्विंग स्टेट्स कहा जाता है। उन स्विंग स्टेट्स के अंदर जो मेजॉरिटी है ना वो मुसलमानों, मतलब मुस्लिम संख्या ज्यादा है, अच्छी खासी आबादी में है। और यूएस के मुस्लिम अमेरिकी समुदाय की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। एक आंकड़े के अनुसार अमेरिका में अगर 33 करोड़ आबादी है तो उसमें 34.5 लाख मुस्लिम हैं, जिनमें से 21.5 लाख वयस्क आबादी है और ये वोटर्स हैं। और बड़ी संख्या में जो अप्रवासी आकर बसे हैं अमेरिका में, उसमें बड़ी संख्या में मुसलमानों की संख्या है जो दुनिया भर से आकर यहां पर बसे हुए हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह बनता है कि अमेरिका अपने इन स्विंग वोटर्स को ही हमेशा प्रभावित करने के लिए रहता है। इनको आसान भाषा में ऐसे समझिए, जैसे हमारे देश के अंदर कुछ राजनीतिक दलों ने अपने अपने वोटर आइडेंटिफाई कर लिए। जैसे बीजेपी के लिए कहते हैं कि ये जनरल कास्ट के लोग इनको वोट देते हैं, मतलब ये मानकर चलते हैं कि ब्राह्मण बनिए लोग संभवतः इनको वोट देते होंगे। हालांकि देश में उनकी आबादी बड़ी सीमित है, लेकिन फिर भी ये सब इनको वोट देते होंगे। ऐसे ही बहुजन समाज पार्टी के बारे में, बीएसपी के बारे में बोला गया कि साहब दलित वोट इनका हो गया। ऐसे ही अभी समाजवादी पार्टी जब इलेक्शंस में रही, अभी लोकसभा के चुनाव के अंदर, तो उन्होंने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक
पीडीए गठबंधन बनाया, और पीडीए गठबंधन में उन्होंने कि भाई मुस्लिम वोट भी अपना होना चाहिए, यादव वोट भी अपना होना चाहिए, और पिछड़ा वोट यादवों के साथ साथ अल्पसंख्यकों के साथ साथ दलितों का भी अपन को मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने कि भाई ये अपना वोट बैंक है। कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस जो कि मुस्लिम अपीजमेंट के लिए जानी जाती है कि देश भर में मुसलमानों का एक छत्र वोट अगर किसी को पड़े तो वो कांग्रेस को पड़ना चाहिए। तो पार्टीज बटी हुई हैं, ये वोट शेयर तो सबको पता है, जैसे कि भाई हमारे देश में ये वोट इस पार्टी को जाएगा, ये जितने भी पॉलिटिकल जानकार हैं, एनालिस्ट हैं, वो पहले से मानकर चलते हैं कि ये तो इस पार्टी का है, ये इस पार्टी का है, ओके। लेकिन कई ऐसी जातियां हैं हमारे देश में भी जिनके बारे में लास्ट मोमेंट तक नहीं पता चलता कि ये किसे वोट देंगी। जैसे राजस्थान के अंदर जाटों को लेकर यह कहा गया कि जब जाट सत्ता पक्ष के साथ में हुए तो जिता दिए, विपक्ष में हुए तो हरा दिए। जैसे इस बार के लोकसभा इलेक्शंस में जो लोकसभा सीटें घटी बीजेपी की, उसमें बड़ा कारण जाट वोटों का एक साथ कांग्रेस के पक्ष में पड़ जाना बताया गया कि साहब ये बीजेपी के साथ नहीं गए, मतलब स्विंग कर गए। स्विंग जो चीजें हैं, मतलब इनका नहीं पता लास्ट में ये किसके साथ चले जाएंगे। और कुछ कास्ट ऐसी, कुछ क्षेत्र ऐसे जो लास्ट तक चाहते हैं कि बताओ हमें, हमारे लिए क्या करोगे, अगर आप हमारे साथ हो तो हम आपके साथ हैं, अगर हमारा कोई उम्मीदवार आपने नहीं उतारा, हमें कोई बड़ा पद नहीं दिया, हमारे लिए कोई नियुक्ति नहीं दी, हमारे लिए कोई काम नहीं किया, हम आपको वोट नहीं देंगे। ये जो एंड तक, और इन्हीं के लिए सारा की सारा गेम चल रहा होता है। मतलब असल में जो वोट जीता जाता है ना, चुनाव जीते जाते हैं, वो 2-5% वोट शेयर से जीते जाते हैं। मतलब अपोजिशन और सत्ता पक्ष लगभग बराबर के से वोट पाती है। 10-5% का जो अंतर है वो स्विंग का अंतर है कि वो वोटर इस तरफ चला गया तो वो जीत गया, और वो वोटर इस तरफ चला गया तो दूसरा जीत गया। अमेरिका में भी ऐसा है। अमेरिका में ये राज्यवार डिसाइड होता है कि भाई फलाना जगह इस राज्य के वोटर अगर किसी दूसरी पार्टी के साथ चले गए तो वो पार्टी सरकार में आएगी। बाकी पहले से बटे हुए हैं राज्य कि इस राज्यों में अधिकांश लोग जीतते हैं इस पार्टी के, इस राज्य में अधिकांश लोग जीतते हैं इस पार्टी के। ये हैं बीच के लोग जो डिसाइड करेंगे कि कहां जाना है, ठीक है। ऐसे में अमेरिका के इन स्विंग वोटर्स को लेकर के ही सारे दांवपेच खेले जाते हैं। स्विंग वोटर्स में चूंकि मुस्लिम बढ़ती आबादी है, और मुस्लिम बढ़ती आबादी के साथ साथ अनुमान बताता है कि 2050 तक मुस्लिम समुदाय की आबादी 80 लाख तक हो जाएगी, जो कि आबादी का कुल 2% हो जाएगी। ऐसे में इन स्विंग वोटर्स का वोट किस तरह से डलवाया जाए, यही सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारी जानकारी दी। अच्छा, इनमें सबसे ज्यादा मुसलमान कहां से आकर बसे हुए हैं? तो 11% मुसलमान जो अमेरिका में रह रहे हैं वो ईरान से आए हुए हैं। उसके बाद जो दूसरा नंबर है वो भारत से आए हुए मुसलमानों का है, फिर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इराक, कुवैत, सीरिया, और फिर मिस्र के मुसलमानों का नंबर आता है। अमेरिका की कुल आबादी 23.5 करोड़ के 33 करोड़ के आसपास बताई जाती है, ठीक है। तो ये स्विंग वोटर्स की कहानी मैंने आपको बताई कि कैसे ये मतलब चुनावों के अंदर असर डालते हैं। जैसे अभी कमला हैरिस और ट्रंप को ही आप देख लीजिए, 2024 अगस्त का ये सर्वे है, इसे देखिए आप। स्विंग वोटर्स का अभी का मन क्या चल रहा है, वहां पर क्या होता है, न्यूज चैनल वाले खुद डिसाइड करते हैं, मतलब न्यूज चैनल वाले पोल कराते रहते हैं, बताओ भाई किसको जिताना चाह रहे हो। तो देखो ये जो रेड वाला मार्कर है ना, ये चल रहा है ट्रंप का, और ये जो ब्लू वाला मार्कर चल रहा है ये कमला हैरिस का चल रहा है। कमला हैरिस जो स्विंग स्टेट्स हैं, एरिजोना, जॉर्जिया, पेनिनसिल्विया, नेवादा, नॉर्थ कैरोलिना, मिशिगन एंड विस्कॉन्सिन, इन सब के अंदर देखो कमला हैरिस जो है ना वो लीड बनाए हुए हैं। 1-2 स्टेट को छोड़ दिया जाए, बिल्कुल करीबी मुकाबला है नेवादा और नॉर्थ कैरोलिना के बीच। अदरवाइज अधिकांश जगह पर वो कहीं ना कहीं लीड बनाए हुए हैं। मतलब ये है कि ये स्विंग स्टेट्स हैं उनमें कमला हैरिस का सिक्का चल रहा है। ये स्विंग स्टेट्स ही हैं जो पिंक से दिखाए गए हैं, जहां पर बताया जाता है कि ये लोग चुनावों में इलेक्टोरल्स जो जिनको चुनते हैं, इलेक्टर्स को जो चुनते हैं, वो उन पार्टियों के होते हैं जिनसे इनके हित बन रहे होते हैं। अच्छा, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कुछ बातें आपको जरूर जाननी चाहिए। जैसे भारत में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई 543 लोकसभा सीटें हैं, जिनके पास 272 का आंकड़ा आ जाएगा वो सरकार बनाएगा। ऐसे ही इनके यहां पर 538 इलेक्टोरल्स हैं, इलेक्टर्स कह सकते हैं आप एक तरह से सांसद को। हालांकि इनके यहां उनका सांसद वाला दर्जा नहीं है, यानी कि वो जाकर के नहीं बैठेगा, लेकिन इनके चुनाव में राष्ट्रपति को डायरेक्ट वोट नहीं दिया जाता, इलेक्टर को चुनकर भेजा जाता है। इलेक्टर्स उन 50 राज्यों से चुने जाते हैं जनसंख्या के प्रतिशत में। मतलब इनके 538 इलेक्टर्स में से 270 जिसके पास हो गए वो राष्ट्रपति बन जाएगा। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि इनके 538 में से 270 इलेक्टर्स
कई बार कुल वोट शेयर जितना है उससे कम होते हुए भी दूसरे का राष्ट्रपति बना गए। मतलब ऐसे समझिए, एक मुद्दा बताता हूं 2016 का। ट्रंप को 46.4% वोट मिले थे और हिलेरी क्लिंटन को 48.5% वोट मिले थे। बढ़त संख्या के हिसाब से तो हिलेरी को राष्ट्रपति बनना चाहिए था, लेकिन इलेक्टर्स जो थे ना 270 वो ट्रंप को मिल गए थे, और ट्रंप को मिल गए थे तो ट्रंप की सरकार बन गई थी। मतलब इनके यहां पर पार्टी का इलेक्टर है, लेकिन वो इलेक्टर वाकई में उस राष्ट्रपति को वोट देगा जरूरी नहीं है। आसान भाषा में करें तो ऐसे समझिए, पार्टी ने अपने अपने लोग उतारे राज्यों में कि भाई हमारे लोगों को वोट दो। विधायक की तरीके से समझो, ये जो अपने 5 नवंबर 2024 को होने वाला अमेरिकी चुनाव है, जो कि पहले सोमवार के अगले मंगलवार को होता है, उस चुनाव में क्या होता है ना, इन लोगों के यहां पे पार्टी बता देती है कि मेरा इलेक्टर है, इसे वोट दो। आपने पार्टी के हिसाब, जैसे अपने यहाँ होता है ना, विधायक सांसद बता दिया कि साहब इसको वोट देना है, मतलब पार्टी ने बीजेपी क्या कहते हैं उसको, विधानसभा के लिए और लोकसभा के लिए लोग बता दिए कि इनमें से किसको वोट देना है बता दो, लोग वोट देते हैं। अपने यहाँ तो ये होता है जिस पार्टी से वो इलेक्टर चुना गया उसी को वोट देगा। इनके यहाँ ये है कि इलेक्टर मर्जी पड़े तो मन फेर सकता है। मतलब इलेक्टर जिनके जीत के आया और फिर उसने कहा मेरी मर्जी कि मैं इसको वोट दूं, मतलब राष्ट्रपति ट्रंप को बनाऊं कि कमला हैरिस को बनाऊं। मतलब इलेक्टर को भले ही पार्टी ने उतारा हो, लेकिन इलेक्टर बनने के बाद भांजी मार सकता है, जो कि लास्ट 2016 में देखने को मिली थी। तो मतलब यहां पर स्विंग स्टेट्स बड़े टफ हैं, और उन टफ में इलेक्टर्स की भूमिका टफ है। इलेक्टर्स की अगर बात की जाए तो स्विंग वोटर्स पर कमला हैरिस भारी पड़ रही हैं, और भारी पड़ते समय वो निरंतर उन्हें अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रही हैं। आपको याद हो तो अभी इजराइल और गाजा का जो मामला चल रहा था, इस दौरान अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था, जिस पर ट्रंप काफी नाराज हुए थे, और उन्होंने कहा था कि अगर मैं रहा होता तो यह सब होने ही ना दिया होता। जो आज यहां की यूनिवर्सिटीज में मुसलमान जो हैं वो इजराइल और अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। खैर जो भी हो, कमला हैरिस फिलहाल ट्रंप से आगे स्विंग स्टेट्स में चलती हुई दिख रही हैं। यही कारण है कि ट्रंप याद दिला रहे हैं कि देखो ये लोग हैं, यानी बाइडेन हैं, कमला हैरिस हैं, ये लोग जब तक हैं, इन लोगों ने हालात ये कर दिए कि हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारे कॉलेजेस में लोग गाजा के समर्थन में हमारे झंडे को आग लगा रहे हैं। हमारे देश में रहते हुए हमारे झंडे को आग लगा रहे हैं, अपने हितों की बात दूसरे देश में करने के लिए। मतलब गाजा के लोग यहां प्रदर्शन नहीं कर रहे, उनके सिंपैथाइजर हमारे देश में उनके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी कि अगर आप ये चाहते हैं तो कमला को वोट दें, अदरवाइज फिर मुझे वोट दें। कमला हैरिस कह रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एक दिन डिक्टेटर बन जाएंगे। फिर ट्रंप से पूछा गया क्या आप वाकई में डिक्टेटर बनने वाले हो? इनने कहा हाँ, एक दिन के लिए तो सही, क्योंकि जिस दिन मुझे ये साइन करना होगा कि इन लोगों को नहीं आने देना है, उस दिन तो मैं मेरी करूंगा। मतलब इनके यहां डिक्टेटर भी आ गया, और भाई साहब इनके यहां मुसलमान वोटर भी चला आया है। देखो जरा, इनसे पूछा गया you would never abuse power as retribution against anybody. Except for day one. Except day one. Except for day one. Meaning? I want to close the border and I want to drill. That's not retribution. I'm going to be. अब देखो इनकी क्या कहानी है। कहानी ये है, इनसे पूछा गया कि साहब आपके ऊपर कहा जा रहा है कि आप पावर्स का मिसयूज करोगे। आप जिस दिन राष्ट्रपति बन गए उस दिन आप पावर्स का मिसयूज करेंगे, आप डिक्टेटर बन जाएंगे, ऐसा कमला हैरिस कह रही हैं। इनके समाचार चैनलों में इस तरह से इंटरव्यू होते रहते हैं, और उस उम्मीदवार से, क्योंकि आपने देखा होगा ना प्रेसिडेंशियल जो डिबेट्स होती हैं वो भी न्यूज चैनल वाले ही कराते हैं। ऐसे में इनसे पूछा गया कि सर आप अगर बन गए तो पता चला है कि आप तो डिक्टेटर बन जाओगे। बोले हाँ, मैं पावर्स का मिसयूज नहीं करूंगा, लेकिन एक दिन के लिए करूंगा। बोले एक दिन कौन सा? बोले वो फर्स्ट दिन, जिस दिन मैं बॉर्डर क्लोज करूंगा। किसके लिए बॉर्डर क्लोज करूंगा? मुसलमानों के लिए, कि ये मेरे देश में ना घुसे। ये इन लोगों ने साफ कहा है। हालांकि इस बात पर अब सोशल मीडिया भी बटा हुआ है। ट्रंप को सीधा समर्थन एलन मस्क दे चुके हैं। एलन मस्क अपने स्तर पर इन्हें पहले ही एंडोर्स कर चुके हैं, मैं भाई ट्रंप के साथ हूं। एलन मस्क ऐसे में इनकी फोटो तस्वीर डालकर कह रहे हैं कि यदि कमला हैरिस आती हैं तो ये एक दिन कम्युनिस्ट डिक्टेटर बनेंगी। क्या आपको नहीं लगता है? भाई साहब एलन मस्क इनके बारे में तस्वीर डाल करके कि ये
कम्युनिस्ट डिक्टेटर बनेंगी, क्योंकि ये जिस तरह की बातें कर रही हैं, प्रवासियों को जबरन घुसने देना और ये सब करना, तो बोले यहां पर इस तरह की चीजें चल रही हैं। अच्छा, एलन मस्क इस बात को प्रूव करते हुए कमला हैरिस का 2017 का एक ट्वीट निकाल लाते हैं और कहते हैं कि देखो, कमला हैरिस ने कहा था एन अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट इज नॉट ए क्रिमिनल। मतलब जिसके पास में अगर कोई भी वैध दस्तावेज नहीं है तो वो क्रिमिनल तो नहीं होगा, अपराधी तो नहीं होगा। इसका सीधा सा अर्थ यह भी निकलता है कि अवैध प्रवासियों की पक्षधर हैं कमला हैरिस। ये बिल्कुल अपने पश्चिम बंगाल वाला हाल है। पश्चिम बंगाल के अंदर जैसे बांग्लादेशी माइग्रेंट्स आए हुए हैं, अब एक पार्टी उनका समर्थन करे और एक पार्टी उनका विरोध करे, बिल्कुल वैसा ही इनके यहां पर बड़ा इशू है। तो एलन मस्क कह रहे हैं प्लीज नोट दैट दिस इज एन एक्चुअल स्टेटमेंट फ्रॉम कमला। और यह खबर कब की है? 29 अगस्त 2024 की। मतलब कमला हैरिस का जो मंतव्य है कि वो अप्रवासियों को लेकर कितने लिबरल हैं, वो जानकारी भी अब पब्लिक है कि भाई अवैध प्रवासी, इसका मतलब क्या हुआ? अवैध प्रवासी जहां पर भी वोट देने की स्थिति में होगा वो कमला हैरिस को वोट देगा। अब आप पूछेंगे कि वो तो वोटिंग राइट भी नहीं पाया होगा, फिर उससे डर क्या है? तो भाई जैसे अपने देश में बांग्लादेशी जो घुसे हुए हैं उन्होंने भी आधार कार्ड, पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड बनवा लिए हैं, ऐसे कुछ ऐसे भी तो होंगे जो अमेरिका में भी घुस करके कार्ड वगैरह बनाकर बैठ गए होंगे, और नहीं तो कम से कम किसी और के नाम पर दे आएंगे। इस तरह की राजनीति फिलहाल वहां चल रही है। कमला हैरिस ने 2017 में यह बयान दिया था जो ट्विटर पर डला हुआ है। कमला हैरिस ने फिर सितंबर में बयान देती हैं, कल फिर बयान देती हैं कि इस इलेक्शन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हम लोग कैसा देश चाहते हैं जिसमें हम रहें। एक देश जहां पर डर का माहौल हो, जहां पर नफरत का माहौल हो, अव्यवस्थाएं हो, या फिर एक ऐसा देश जहां पर पूरी तरह फ्रीडम हो, कंपैशन हो, रूल ऑफ लॉ हो। मतलब इनके यहां खोले आम चल रहा है, तानाशाह, मुस्लिम वोट, अवैध प्रवासी, बिल्कुल सब कुछ ऐसा लग रहा है कि बस अपन दोबारा से इलेक्शन देख रहे हैं, इंडियन के इलेक्शन देख रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि इलेक्शंस में नैरेटिव का कितना बड़ा महत्व होता है। आप लोगों ने अभी बीते दिनों देखा है, अपने इलेक्शन फिर आएंगे, फिर से आएंगी ये सब चीजें, और उतने ही जोर शोर से, बड़े ही इंटेलिजेंट तरीके से फिर आएंगी, सब तरफ वही वही दिखाई देंगी कि देखो ये सब चल रहा है। ये लोकतंत्र के अंदर लोगों को रिझाने के तरीकों में से है। बाकी आप इसे कैसे देखते हैं जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। बाकी हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया है, जाकर उसे ज्वाइन कर लें। और याद दिला दूं कि आरपीएससी ने आप लोगों के लिए वैकेंसी निकाल दी है। आरएएस की वैकेंसी के अंदर 19 सितंबर से आवेदन आरंभ किए गए हैं, 1 महीने तक आवेदन मांगे गए हैं। इसमें अधीनस्थ सेवा के 387 पद हैं, साथ ही साथ इसमें से राज्य सेवा के भी पद हैं 346। आप इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में पढ़ने के लिए हमारा फाउंडेशन बैच आपके एडमिशंस का इंतजार है। आप जाकर बढ़िया से एडमिशन लें। यहां पर प्री प्लस मेंस का कंप्लीट कोर्स रिकॉर्डेड और लाइव दोनों फॉर्मेट में उपलब्ध है। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वो कन्वेंशनल सब्जेक्ट उपलब्ध हैं, और लाइव में करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे और जो भी कंटेंट फिलहाल ज्योग्राफी का वगैरह का चेंज हुआ है वो आपको यहां पर उपलब्ध हो जाएगा। तुरंत जाइए, अपने आप को एनरोल करिए, बेहतरीन आपके फायदे का रहेगा। बाकी कहां पर उपलब्ध है? तो अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर, और साथ में हमारे जो जीए फाउंडेशन के बैचेस हैं वो भी उपलब्ध हैं हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर। आप लोगों के लिए सभी प्रकार के टेस्ट, हम इस पर आरपीएससी वाले टेस्ट भी लॉन्च कर देंगे, आरएएस वाले टेस्ट भी लॉन्च कर देंगे। बहुत ही नॉमिनल कीमत पर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे हैंड रिटन नोट्स आप अपने घर बैठे मंगा सकते हैं, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। और आरएएस का भी कंप्लीट नोट्स उपलब्ध है, आप उसे